हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। सो आज से बेसिकली अपन एथिक्स को शुरू करने वाले हैं कि एथिक्स अपने सब्जेक्ट में जो है उसको अपन मीनिंगफुल समझना चाहेंगे कि मीनिंग क्या है इसका, राइट। मीनिंग क्या है और ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, किस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या चीज़ एथिक्स में नहीं इंक्लूड होती है, राइट। वो चीज़ को भी समझना है कि एथिक्स अपन समझ सकते हैं कि सही और गलत में डिफ्रेंशिएट, अपने को इतना बेसिक सा आइडिया है। बट इसके अंदर कहीं सारी ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कंडीशंस भी हो सकती हैं जो इंक्लूडेड नहीं होती है एथिक्स में, फिर भी अपन उसको एथिक्स का पार्ट समझ लेते हैं रियल लाइफ के अंदर एंड एवरीथिंग, राइट। सो बेसिक से उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और ये एथिक्स शब्द जो है, एथिक्स वर्ड जो है, एथिक्स टर्म जो है, ये कहाँ से इवेल्युएट हुई है, इसके अलावा इसके कितने डिफरेंट ब्रांचेस बन सकते हैं जो मेन सब्जेक्ट बनता है उसमें से, राइट। तो उस चीज़ को आप समझने की बेसिक सी कोशिश करेंगे ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बेटर डेवलप हो सके, राइट। यहाँ पे अपन केस स्टडीज नहीं लेंगे अभी शुरुआत के अंदर, केस स्टडीज आगे वाले कुछ एक्सरसाइज या कुछ चैप्टर्स में लेंगे। यहाँ पे सिर्फ टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द एथिक्स यूज टू से, राइट। इसके बेसिक वीडियोस से अपन सारी की सारी चीज़ें समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि अपनी जब केस स्टडी या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डिफ्रेंशिएट वे में क्लियर हो कि किसका मीनिंग क्या होता है और किसका मीनिंग क्या नहीं होता है, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे बेसिक सी बात करी थी, ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी लिखा हुआ है, राइट। ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर अपन समझे कि फिलोसॉफी होता क्या है, राइट। फिलोसॉफी समथिंग रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। समथिंग रियलिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस कि अपन जिस तरीके से आज जी रहे हैं अपनी सर्वाइवल के तौर पे लाइफ स्टैंड करते हैं, कई डिफरेंशिएट वे में लाइफ भी होती है, बट जो जीने का तरीका है दैट व्हाट वी कॉल इन फिलोसॉफी, राइट। मतलब कि हर एक पर्सन का स्टेटस वाइज हो सकता है, रिलीजन वाइज हो सकता है, फेथ वाइज हो सकता है, बिलीफ वाइज हो सकता है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव वे में अपने अपने तरीके से लाइफ जीते हैं, एरिया वाइज हो सकते हैं, राइट। बट उनको जो जीने का तरीका है दैट व्हाट वी कॉल काउंट इन फिलोसॉफी, राइट। वो सारी की सारी स्टडीज़ को अपन फिलोसॉफी बोलते हैं। यहाँ पे फिलोसॉफी के भी सब ब्रांचेस यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, बट मेन अंडरस्टैंडिंग आपकी फिलोसॉफी को लेके क्लियर होनी चाहिए। जो अपन रियलिटी ऑफ लाइफ या वे ऑफ लिविंग अ लाइफ अपन बोलते हैं वो फिलोसॉफी कहलाता है। उसकी स्टडीज़ को अपन फिलोसॉफी सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे 3 मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी आते हैं, राइट। 3 मेन ब्रांचेस क्या क्या हैं? एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स। अपना मेन जो टॉपिक है वो एथिक्स है। जो अपने यूपीएससी में पेपर है इसको लेके वो एथिक्स है कहीं ना कहीं, राइट। बट फिर भी अपन बेसिक से डिफ्रेंशिएट को समझते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स होती क्या है, तब जाके अपने को चीज़ें क्लियर होगी कि एथिक्स कैसे फिलोसॉफी के अंदर एक सब पार्ट के तौर पे, सब ब्रांच के तौर पे डिफ्रेंशिएट करता है बाकी इन 2 टर्म से, राइट। क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएट नहीं समझेंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी कहीं ना कहीं। ओके, तो बेसिक से डिफ्रेंशिएट से अपन आगे बढ़ते हैं, टर्म्स को समझते हैं। टर्म्स समझते अपन शायद बेसिक से डिफ्रेंशिएट को भी क्लियरली समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट और कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में के अंदर अपना क्वेश्चन लिख दीजिए ताकि अपन उसको आगे की क्लासेस में लेके सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। ओके, चलिए चलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, अगर मैं इस टर्म एपिस्टेमोलॉजी की बात करूं, होती क्या है ये, राइट। थ्योरी ऑफ नॉलेज। अपन कोई भी नॉलेज जो अपने यहाँ पे गेन करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे वाई दिस कलर इज रेड, या फिर मैं जो मार्कर से लिख रहा हूँ ये कलर रेड क्यों है, या फिर ये मेरी तरफ से ही रेड है या बाकी सबको भी रेड ही दिख रहा है। हो सकता है XYZ पर्सन को ये रेड की जगह ब्लू दिखे, राइट। ड्यू टू पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर्सपेक्टिव वे में हो सकता है, बट जो नॉलेज है कि रेड कलर ऐसा होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गई कहीं ना कहीं, राइट। यूनिवर्सली अपन मैथ्स के अंदर भी देखते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं जैसे बोर्ड मास है, राइट, कि बोर्ड मास हर जगह एप्लीकेबल होगा ही होगा, ये वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ऐसा ही यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गई। बट वो जो नॉलेज अपने पास गेन हुई है, जो नॉलेज अपने पास आई है, वो बेसिक सी स्टडी किस में कहलाती है? एपिस्टेमोलॉजी में, राइट। थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब जो भी नॉलेज अपन गेन कर रहे हैं, जो भी नॉलेज अपन पा रहे हैं, जो भी नॉलेज अपन समझ रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे अपन पढ़ते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं। प्रूफ्स ऑफ नॉलेज भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है कि जो भी अपन नॉलेज गेन ले रहे हैं, नॉलेज मतलब कि इंफॉर्मेशन के तौर पे या फिर अपने कंटेंट के फॉर्म में जो भी अपन चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके प्रूफ्स क्या है, राइट।
जहाँ पे भी अपन नॉलेज लेते हैं कहीं ना कहीं साइंटिफिक टर्म्स में उसके बेसिक से बैकग्राउंड में रीजनिंग और लॉजिक को इंक्लूड करते हैं। ये बेसिक सी टर्म्स है। जब बेसिक सी टर्म्स में रीजनिंग और लॉजिक को अपन इंक्लूड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अपन वहाँ पे किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रूफ्स को इंक्लूड कर रहे हैं कि उस नॉलेज को जो अपन पा रहे हैं वो प्रूफ क्या है। साइंटिस्ट भी आज के समय में अगर अपन देखें तो वो हर एक एक्सपेरिमेंट को 3 बार 4 बार करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब उनका एट द एंड रिजल्ट आए वो परफेक्ट आने की कोशिश करें। ये स्टडी को बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, राइट। वैलिडिटी और सोर्स, मतलब कि जो अपन नॉलेज गेन कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, मतलब कि वो नॉलेज कहाँ से निकल के आ रहा है, वो भी अपन यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। उसकी वैलिडिटी क्या है, राइट। वैलिडिटी मतलब प्रूफ, बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि कैसे वो वैलिड हुआ है, वो जो वैलिड होने का प्रोसेस है। जैसे कि साइंस के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=mc², राइट। एनर्जी का जो फॉर्मूला बना है उसको वैलिड भी तो किया है कहीं ना कहीं। अगर उसको वैलिड नहीं करेंगे तो वो क्या फॉर्मूला यूनिवर्सली ऐसे ही हर कोई एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, राइट। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है एपिस्टेमोलॉजी में कि जो भी अपन नॉलेज ले रहे हैं वो कितनी सही है या प्रूवन है, या उसको कितने लेवल तक प्रूव किया गया है, कितने लेवल तक सही समझा गया है, उसकी स्टडीज़ को यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, राइट। फिलॉसफी में ये एक ब्रांच अपन कह सकते हैं कि जो नॉलेज अपन ले रहे हैं वो कितनी प्रूवन है और कितनी एक्सेप्टेबल है। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि जब अपन नॉलेज गेन कर रहे हैं तो किसी अलग परसेप्शंस के थ्रू कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ के थ्रू कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, अलग अलग पैटर्न से कर रहे हैं। बट मीनिंग ऑफ टेकिंग अ नॉलेज ऑलवेज स्टडीड एट एपिस्टेमोलॉजी, राइट। ये आपको क्लियर है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफ ओपिनियन एंड बिलीफ, अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट, उस पर अपन ऑन द स्पॉट डिसीजन भी लेते हैं कई बार, राइट। ऑन द स्पॉट अगर डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे डिसीजन लेने से पहले भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके कैलकुलेशन होती है, उस चीज़ को लेके माइंड सेट बना हुआ होता है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेस्ड हो सकता है, फैक्टर वाइज हो सकता है, एनीथिंग। बट जो अपन ने इन्फॉर्मेशन ली है उसी को अपन कहीं ना कहीं प्रोसेस करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन को अपन प्रोसेस कर रहे हैं वही बेसिकली यहाँ पे नॉलेज कहला पा रही है, राइट। सो ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है एपिस्टेमोलॉजी की। अब जैसे अपन ने लिखा व्हाई दिस कलर इज रेड, मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क या मेरे पेन से जो भी कलर निकल रहा है वो रेड ही है। हो सकता है मेरे लिए रेड हो, आपके लिए ना हो, राइट। ये डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है मेरे लिए, या फिर ये हो सकता है ये ब्लू हो और आपके लिए रेड हो, पॉसिबिलिटी है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर समझे तो उनके आइज कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं, व्यू कैपेसिटीज़ अलग होती, तो ये डिफ्रेंशिएट करती है। बट नॉलेज जो एक्चुअल में है उसकी स्टडीज़ को अपन एपिस्टेमोलॉजी में काउंट करते हैं कि जो भी नॉलेज अपन लेना चाह रहे हैं सोसाइटी में या सोसाइटी के थ्रू, वो कितनी एक्सेप्टेबल है या कितनी प्रूवन है, उसको अपन एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर। ये बेसिक से ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच जो है अपना क्लियर हुआ। सेकंड ब्रांच अपन देखते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बियॉन्ड व्हाट वी सी। यहाँ पे मेटाफिजिक्स का मीनिंग क्या निकल रहा है, बियॉन्ड व्हाट वी सी, राइट। अगर अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, पहले के अपन एपिस्टेमोलॉजी में देखा था कि जो भी अपन नॉलेज अपन गेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग या देख कर या अपने ह्यूमन परसेप्शंस को, ह्यूमन सेंसेस को इंक्लूड करते हुए कर रहे हैं। बट यहाँ पे मेटाफिजिक्स में बियॉन्ड व्हाट वी सी, यहाँ पे अपनी जो देखने की या समझने की कैपेसिटी, उससे भी बियॉन्ड जो चीज़ वर्क करती है वो मेटाफिजिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं वाई एंड हु इज़ गॉड, राइट। गॉड है कौन और ये कहाँ से आए हैं, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, राइट। अपने को कुछ भी आइडिया नहीं इस चीज़ का कि वो आए कहाँ से, कैसे आए, या फिर अभी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये आउट ऑफ बियॉन्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज जो अपने पास है वो हिस्ट्री से है, वो एपिस्टेमोलॉजी में अपन पढ़ सकते हैं। मेटाफिजिक्स में यहाँ पे अपने को पता नहीं है कुछ भी, राइट। अपन बियॉन्ड इमेजिनेशन को सोचते हैं। यहाँ पे अपनी पर्सपेक्टिव या अपनी जो नॉलेज सामने दिख रही उसके भी आगे जो नॉलेज है वो मेटाफिजिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस। टाइम स्पेस के बारे में वी नो वेरी लेसर थिंग इन टूडेज वर्ल्ड, राइट। लेकिन फिर भी अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर करते करते हम कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ रिजल्ट आनी चाहिए, बट वो आती नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन चलती है ह्यूमन के, राइट।
बियॉन्ड इमेजिनेशन जब चलने लग जाती है चीज़ें तो वो मेटाफिजिक्स में काउंट होती है, राइट। जो भी अपन सोचते हैं समझते हैं, जब अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए अपन चीज़ें समझ रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी कहलाया। यहाँ पे मेटाफिजिक्स कहलाई, जो अपनी इमेजिनेशन से ही बहुत आगे है। इमेजिनेशन अपनी यहाँ पे लगती ही नहीं है कहीं ना कहीं, राइट। आउट ऑफ ह्यूमन सेंसेस, यहाँ पे ह्यूमन सेंस का बहुत माइनर सा रोल होता है। ह्यूमन सेंस चलो एक लेवल तक सोच सकता है कि सिक्स सेंस अपन सोच सकते हैं कि इंट्यूशन अपन ने देखा कि 4 दिन बाद मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली या मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, पॉसिबिलिटी, राइट। वी कैन नॉट डिनाई दैट थिंग। बट क्या वो सही में होगा, क्या सही में हो चुका है, वो अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है अभी, राइट। वो इमेजिनेशन के बाहर है, राइट। वी कैन मेक अ माइंड सेट, बट होगा या हो गया में फ़र्क होता है यहाँ पे, राइट। तो मेटाफिजिक्स अपन बियॉन्ड द इमेजिनेशन ही सारा वर्किंग होती है, राइट। यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ, अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स में अगर देखें, थियोलॉजी, थियोलॉजी इज द फर्स्ट टर्म जो मेटाफिजिक्स के अंदर ब्रांच में इंक्लूड होते हैं। ये बेसिकली यूज होती है नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजन बिलीफ। जो भी अपन बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, अपने रिलीजन्स के ऊपर, अपने कास्ट सिस्टम के ऊपर, ये सारी की सारी स्टडी अपन किस में करते हैं, थियोलॉजी के अंदर करते हैं, राइट। कास्ट सिस्टम को मैं एक्सक्लूड रखूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, कास्ट सिस्टम क्योंकि ह्यूमन मेड हो जाता है कहीं ना कहीं। बिलीफ ऑफ गॉड एंड रिलीजन, ये इमेजिनेशन से आउट ऑफ रीजनिंग अपन कॉन्सेप्चुअल सोच सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर अपन देखें मेटाफिजिक्स के अंदर रीजनिंग और लॉजिक कॉन्सेप्ट थोड़े कम एप्लीकेबल होते हैं। हो सकते हैं वो रीजनिंग और लॉजिक अपने को बाद में समझ में आए, बट ऑल ऑफ ए सडन रीजनिंग और लॉजिक को समझ पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं, राइट। और थियोलॉजी भी बेसिकली यहाँ पे अपन जब रिलीजन्स की या फिर गॉड्स की बिलीव्स की बात करते हैं तो वो कुछ समय तक इनप्रैक्टिकल भी लग सकता है, कुछ समय तक प्रैक्टिकल भी लग सकता है। वी कैन नॉट डिसाइड वन थिंग कि ये सही है या गलत, बट यहाँ पे कुछ अप्रोचेबल भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें अप्रोचेबल नहीं है, इमेजिनेशन से बाहर है। यहाँ पे जब गॉड्स और रिलीजियस की बात आती है तो वो थियोलॉजी में काउंट होता है, राइट। मेटाफिजिक्स के अंदर अपने पास यहाँ पे भी 3 ब्रांचेस है, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और साइकोलॉजी। टर्म्स आ नहीं रही है, बट बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग अपने को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, थियोलॉजी क्लियर है। यहाँ पे स्टडी ऑफ, यहाँ पे अपन अगर स्टडी बोलें तो स्टडी किसकी हो रही, गॉड एंड रिलीजन्स की, रिलीजन्स रिलीजियस से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। उस तरीके की स्टडीज को अपन थियोलॉजी में काउंट करते हैं। सेकंड अपन देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है, राइट। कॉस्मोलॉजी इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे अपन किसकी स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। जब भी अपन स्पेस और टाइम को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कॉस्मोलॉजी का एक पार्ट बन जाता है, राइट। कॉस्मोलॉजी की स्टडी जब अपन करते हैं तो वो यहाँ पे स्पेस और टाइम को लेके ही किया जाता है सारा का सारा। यहाँ पे एक और चीज़ का समझने की इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि स्पेस और टाइम भी अपनी इमेजिनेशन से बाहर है, इसीलिए मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच के अंदर इंक्लूड हुआ है, राइट। यहाँ पे स्पेस एंड टाइम भी अपने इमेजिनेशन से बहुत बाहर है क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि यहाँ पे किस लेवल तक चीज़ें अपने को मिल सकती है, किस लेवल तक रीजनिंग और लॉजिक अपने को डेवलप की जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए मेटाफिजिक्स का पार्ट कहलाता है क्योंकि ये बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, अपनी इमेजिनेशन और अपनी सोच से बहुत आगे है कहीं ना कहीं, राइट। तो कॉस्मोलॉजी इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। साइकोलॉजी इज बेसिकली व्हाट वी स्टडी, ह्यूमन माइंड, राइट। ह्यूमन माइंड को जब अपन पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, वो साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन नॉलेज जो है उसकी जो फंक्शनलिटी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत आगे है, राइट। क्योंकि अपना माइंड कई बार अपन सोचते हैं कि XYZ कहीं कोई कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है, अपने को ये पता नहीं नॉलेज कहाँ से आई है, राइट। अपने पास ये नॉलेज का कोई आइडिया नहीं है कि नॉलेज आ कहाँ से रही, कैसे आ रही, बट अपने को पता है, राइट। तो ये इमेजिनेशन भी बहुत आगे लेवल तक सोच सकता है कहीं ना कहीं। तो ये भी सब पार्ट है मेटाफिजिक्स का जिसको साइकोलॉजी अपन बोलते हैं,
राइट। तो साइकोलॉजी में भी वेरी वास्ट सब्जेक्ट और टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, बट ये बेसिक से टर्म्स है जहाँ पे अपने को मीनिंग पता होना चाहिए कि ये सब टॉपिक्स या ये सब ब्रांचेस होती हैं, इनके अंदर पढ़ना क्या होता है या पढ़ाया क्या जाता है, राइट। सो ये बेसिक से मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी आपको क्लियर है। एपिस्टेमोलॉजी अपनी बेसिकली स्टडी ऑफ what knowledge we have or what knowledge we are going to have, उसका प्रूफ क्या है, उस सब की स्टडीज को अपन यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। मेटाफिजिक्स के अंदर इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की जो आगे जो भी चीज़ें आती हैं वो मेटाफिजिक्स के अंदर स्टडीज की जाती है, राइट। मेटाफिजिक्स के अंदर भी अपन ने यहाँ पे 3 ब्रांचेस देखी, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड साइकोलॉजी। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब थर्ड ब्रांच अपनी जो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिक्स। यहाँ पे थर्ड ब्रांच जो आती है फिलॉसफी की वो एथिक्स, जो अपना मेन टॉपिक है कहीं ना कहीं, राइट। एथिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने को पूरा डिटेल में पढ़ना है, कैसे वो डेवलप होता है, कैसे वो बाकी सब चीज़ों से डिफ्रेंशिएट होता है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। स्टोरी में अगर देखते हैं अपन कि आपने महाभारत के पात्र काफ़ी सुने होंगे, राइट। वहाँ पे एक कैरेक्टर थे द्रोणाचार्य, जो गुरुजी थे किंग के, पांडव्स और ये दुर्योधन एंड एवरीवन, इन सब के गुरु थे वो कहीं ना कहीं, राइट। तो वो चाहते थे कि मैं सबसे बड़ा तीरंदाज, मतलब कि जो एरो वाले जो होते हैं, अर्जुन को सबसे बड़ा वर्ल्ड का फेमस आर्चर बनाऊं, कहीं ना कहीं उनकी वो मानसिकता थी, वो इच्छा थी, राइट। बट समहाउ ऑन अदर साइड दिस वॉज अनदर पर्सन, एकलव्य, राइट। अपन आपने भी कई बार नाम सुना होगा इसका। एकलव्य भी एक और पर्सन था जो उनके पास शिक्षा भी लेने आया था कहीं ना कहीं कि आप मेरे को शिक्षा दे, बट उनके पास उस समय कुछ बाउंडेशंस थी कि कहीं ना कहीं मैं शिक्षा भी दूंगा तो कुछ राजकुमारों को या फिर अपर कास्ट पर्सन को ही दूंगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट, राइट। तो व्हाट डिड एकलव्य डिड, एकलव्य खुद ही प्रैक्टिस करने लग गया कहीं ना कहीं। जब वो खुद ही प्रैक्टिस करने लग गया, सब कुछ उसने सीख लिया खुद ही प्रैक्टिस से, लेकिन वो द्रोणाचार्य को अपना फिर भी गुरु मानता था कहीं ना कहीं, राइट। बट जब उन्होंने देखा, द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को प्रैक्टिस करते हुए देखा कि कैसे ये इतने निपुण, मतलब कि इतने परफेक्शन लेवल्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो उनको कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि अर्जुन जो है इनका जो स्टूडेंट है अर्जुन, वो कहीं ना कहीं इससे हार सकता है, राइट, इससे हार सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु दक्षिणा के तौर पे, गुरु दक्षिणा मतलब कि गुरुओं की जो फीस होती है बेसिकली, उसके तौर पे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अंगूठा मांग लिया मतलब कि वो कभी भी एरो एंड वो नहीं चला पाएगा फिर फ्यूचर में, राइट। तो ये बेसिक से उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी एकलव्य के सामने कि आप गुरु दक्षिणा के तौर पे मेरे को अपना अंगूठा दे, और एकलव्य हैज गिवन इट। अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये उठता है, यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि ये सही था या गलत था, राइट। ये सही था या गलत था, ये अपने को भी पता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ, राइट। जब एकलव्य ने इतनी प्रैक्टिस करी, सब कुछ हुआ, तो उसको उस तरह की उपाधि मिलनी चाहिए। उपाधि मतलब कि उस लेवल का सम्मान मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। बट उसको वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहीं ना कहीं उससे वो चीज़ ले ली जो एरो आर्चरी में काम आती, कहीं ना कहीं उसके थंब, अंगूठा उसका ले लिया। यहाँ पे अपने को चीज़ क्लियर हुई कि ये गलत था। गलत और सही में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन चीज़ों को लेके, वो एथिक्स कहलाता है, राइट। वो एथिक्स कहलाता है कहीं नहीं। इट इज़ एन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन एक्शन इन अ वे एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। अब सोसाइटी के तौर पे देखें तो एकलव्य बिल्कुल सही था, एकलव्य बिल्कुल सही था। उसने कोई चीटिंग नहीं करी थी, ना कुछ किया था, ना धोखेबाजी करी थी, ना किसी को हार्म किया था। वो अपनी डेडिकेशन लेवल से ही इस लेवल तक पहुंचा, राइट। तो सोसाइटी तो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल बोलेगी ना कहीं कि वो बिल्कुल सही था। बट द्रोणाचार्य हैज नॉट डन द राइट थिंग, तो वो उनकी तरफ से एविल साइड हो गया, मतलब कि गुड और बैड। जैसे यहाँ पे अपन डायग्राम देख सकते हैं कि ह्यूमंस के 2 साइड होते हैं, या तो गुड होगा या बैड होगा, राइट। वो न्यूट्रल होना चांसेस बहुत मुश्किल है। न्यूट्रल क्या होता है उस पर अपन आगे पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, राइट। बट न्यूट्रल होना, उसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर जाती है। बट सही और गलत में जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं इन ए पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी,
इन ए पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी को ध्यान रखते हुए, सोसाइटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखते हुए सही और गलत में जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं वो यहाँ पे एथिक्स कहलाता है कहीं ना कहीं, राइट। आप बेसिक सी डेफिनेशन को समझिएगा, अगर डेफिनेशन भी आती है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी कैन बी सेड एज एथिक्स, राइट। ये बेसिक सी डेफिनेशन अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक और स्टोरी देखते हैं कि यूपीएससी में किससे इंक्लूड हुआ कहीं ना कहीं, राइट। यूपीएससी में ये किस तरीके से इंक्लूड करता है और कैसे ये एप्लीकेशन ओरिएंटेटेड है। फॉर एग्जांपल के तौर पे XYZ एक और पर्सन था, राहुल, राइट। वो एक टैक्सी ड्राइवर था, ही रन्स अ टैक्सी एंड एवरीथिंग। कोई बड़ा बिजनेसमैन उसकी टैक्सी में बैठा हुआ था एंड समहाउ ऑन द डेस्टिनेशन, वो जब वहाँ पे पहुँचे, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद उन्होंने टैक्सी वाले से सारा अपना पेमेंट एंड हिसाब किताब किया एंड ही मूव्ड ऑन टू द होटल। जब टैक्सी वाला अपने घर पहुंचा तब देखा कि जो बिजनेसमैन था जो होटल में जिसको वो छोड़ के आया था, ही लेफ्ट आउट हिज सूटकेस, राइट। सूटकेस के अंदर उसको पता नहीं था क्या है, बट ऑन ए ड्यूटी, राइट, जो सही था, ऑन ए ड्यूटी एज ए ह्यूमन काइंड व्हाट ही डिड, वो जाके होटल में जाके उसने अपने बैग को वहाँ पे बिजनेसमैन को पहुँचाने की कोशिश करी कहीं ना कहीं, राइट। बिजनेसमैन को जब वो वहाँ पे लेके गया, सब कुछ पहुँचाया, जब बिजनेसमैन ने उसके सामने बैग खोल के देखा तो इट वॉज सम लैक्स और करोड़ रुपीस, राइट। उसके अंदर बहुत सारा अमाउंट था XYZ। बिजनेसमैन ने खुश होकर उसका अमाउंट दिया कहीं ना कहीं, राइट। हो सकता था कि अगर वो चाहता तो वो बैग वहीं खोल के वो चेक कर सकता था कि यहाँ पे क्या है और उसके लिए कितना बेनिफिशियल है, जो कहीं ना कहीं एविल साइड काउंट करती, राइट, जो कहीं ना कहीं साउंड करती है एज एन एविल कैंडिडेट। बट यहाँ इसने बेसिकली क्या किया, सूटकेस पहुँचाया और बिजनेसमैन ने खुश होकर उसको डोनेशन भी सब कुछ दिया एंड एवरीथिंग, ओके। यहाँ से अपने को क्या समझ में आया, एथिक्स यूपीएससी कैंडिडेट्स जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज बनती हैं, राइट, कि आप सोसाइटी पर्सपेक्टिव में सही तरीके से वर्क करने की कोशिश करेंगे, राइट, सही तरीके से वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की वो डिमांड है, सोसाइटी चाहती है कि जो भी उनके ऊपर हेड ऑफ कलेक्टर बने या कुछ भी बने वो गुड और बैड का ना डिफ्रेंशिएट जानता हो सही तरीके से, कि सोसाइटी के लिए सबसे अच्छी चीज़ और सबसे सही चीज़ क्या करी जा सकती है, वो बेसिकली एथिक्स में चेक किया जाता है आपके पेपर के अंदर कि कैसे आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, कैसे सही और गलत को आप डिफ्रेंशिएट समझते हैं इन टर्म ऑफ सोसाइटी, वो एथिक्स कहलाया, राइट। और कैसे ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है वो भी आपको क्लियर हो गया, राइट, कि सोसाइटी में आप जब वर्क करते हैं प्रैक्टिकली तब आपके सामने भी ऐसी कई सिचुएशंस बनेगी, राइट, करप्शन लेवल पे बन सकती है, किसी तरीके से बन सकती है, तब आप उससे कैसे फाइट करते हैं वो भी आपको समझना जरूरी है, राइट। इसलिए ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव, राइट, क्योंकि प्रैक्टिकल सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना हर पॉइंट ऑफ लाइफ में आता है कहीं ना कहीं, राइट। सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे लिए दूसरा ऑप्शन एक और हो जो गलत भी हो, राइट, जो मैं गलत भी करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता हूँ या XYZ कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं गलत भी करके कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो मैं चाहता तो कुछ और भी ऑप्शन कर सकता था जिससे XY चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है, बट वो सोसाइटी के लिए कितना एक्सेप्टेबल है और सोसाइटी के लिए कितनी एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट, वो चीज़ यहाँ पे मैटर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे XYZ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है, राइट, पेपर लीक हो जाता है तो पेपर आप सोचते हैं कि पेपर अगर लीक हो गया, आपके पास पेपर आ गया तो आंसर कीज भी आ जाएगी, आंसर कीज आई तो आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। वहीं पे एथिकल बंदा जो होगा, जो सही और गलत का डिफरेंशिएट जाता होगा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो शायद जो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, राइट, जो मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको वो जॉब नहीं मिलेगी कहीं ना कहीं, राइट। तो वो चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, समझता है, तब जाके वो समझ पाता है कि गुड और बैड में डिफ्रेंशिएट क्या है, राइट। तो ये बेसिक से टर्म्स है एथिक्स के अंदर, ड्यूटी, स्टैंडर्ड वी परफॉर्म टूवर्ड सोसाइटी, गुड और बैड,
राइट। बेसिक सा मीनिंग समझ में आया आपको एथिक्स क्या होता है, राइट, कि फिलोसॉफिकल ब्रांचेस क्या है एथिक्स की एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एक और चीज़ अपन समझते हैं, व्हाट द एथिक्स इज नॉट अबाउट। अपन ये जो देख लिया कि एथिक्स किस बारे में होता है, सही और गलत एंड सोसाइटी पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग, राइट। व्हाट द एथिक्स इज नॉट अबाउट, एथिक्स इस बारे में नहीं है वो भी समझना जरूरी है। सेल्फ पर्सपेक्टिव और व्हाट वी फील, यहाँ पे सेल्फ पर्सपेक्टिव व्हाट वी फील से कोई मतलब नहीं होता है एथिक्स को, राइट, क्योंकि ये सोसाइटी पर्सपेक्टिव पे वर्क होता है सारा का सारा, राइट। रिलीजियस फेथ, यहाँ पे रिलीजियस का फेथ से कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि रिलीजियस फेथ में कई बार हो सकता है कि वो पार्शलिटी भी करे, डिस्क्रिमिनेशन भी करे, बट एथिकली वो चीज़ें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट, कि वो अगर एक्सेप्टेबल हुई तो वो अनफॉर्चुनेटली जो डिफ्रेंशिएट लेवल ऑफ सोसाइटी है उसको बढ़ावा देगी, और कहीं पे भी एथिकल चीज़ें डिफ्रेंशिएट तो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देने का काम नहीं करती है, राइट। इट शुड नॉट बी ऑलवेज लॉ ओरिएंटेड। ये लॉ ओरिएंटेड कैसे नहीं होता ये भी समझना जरूरी है, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे कि आज़ादी के समय लड़ाई हुई थी, राइट। आज़ादी के समय लड़ाई हुई सबको पता है, राइट। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स लॉ इट वॉज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उस समय एक मूवमेंट चला था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट, आपने पढ़ा होगा इस बारे में। तो वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ अलाउड नहीं था, बट सोसाइटी एज ए इंडियन कल्चर के तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कहीं ना कहीं, राइट। था तो अकॉर्डिंग टू द लॉ इनएथिकल था, बट फिर भी वो एथिकल ही काउंट हुआ कहीं ना कहीं, राइट। तो बेसिक अच्छी मीनिंग है यहाँ पे कि इट शुड नॉट बी ऑलवेज लॉ ओरिएंटेड। एथिक्स हमेशा लॉ ओरिएंटेड नहीं होता है कहीं ना कहीं। नो साइंटिफिक फॉर्मूला एंड प्रूवन थ्योरीज, यहाँ पे कोई प्रूवन थ्योरीज या फिर कोई परफेक्ट थ्योरीज जो हो सकती है वो हर जगह लागू है ऐसा पॉसिबल नहीं है, या स्टैंडर्ड फार्मूला भी, साइंटिफिक फार्मूला भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। हर एक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एथिकल चीज़ें बदलती रहती है कहीं ना कहीं, एथिकल डिसीजंस हमेशा बदलते रहते हैं, राइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एथिक्स को लेके कि व्हाट द एथिक्स इज ऑल अबाउट एंड हाउ द एथिक्स work in your lifeline या work in your mindset to decide what's the right or what's the wrong for the betterment of the society. Clear everyone? चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ अपन डिटेलिंग में आगे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एसेंस एंड डिटर्मिनेंट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।